नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने तंत्रिका तंत्र को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम जीवों में श्वसन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं जीवों में श्वसन से। प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए, अपनी दैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए तथा कार्यों की निष्पत्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव, चाहे वो शारीरिक कार्य कर रहा हो या ना कर रहा हो, उदाहरण के लिए जीव जो है विश्राम की अवस्था में हो या फिर कोई परिश्रमिक कार्य कर रहा हो, उदाहरण के लिए आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो या कोई बहुत ही मेहनत वाला काम कर रहे हो या सो रहे हो, हर समय आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जीवधारियों को ये ऊर्जा आवश्यकताएं पोषक तत्वों के रूप में भोजन से प्राप्त होती हैं। और जीवधारी जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भोजन या भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो बृहद एवं अघुलनशील अणुओं में होते हैं, जिसे पाचन तंत्र के माध्यम से घुलनशील एवं छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है और फिर वो पचा हुआ भोजन रक्त के माध्यम से सभी अंगों तक पहुंचता है। अंगों की जो कोशिकाएं हैं वो श्वसन की अभिक्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती हैं और इसी भोज्य पदार्थों की ऑक्सीकरण के समय ही जो है ऊर्जा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, जिसका जीवधारी अपने जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं या जीने हेतु उपयोग करते हैं। इस तरीके से हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय ही निर्मुक्त होती है। अतः जीवधारियों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है श्वसन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि जीव श्वसन करेंगे तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा और जीवधारियों के अंगों को ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे वो शारीरिक गतिविधियां एवं अपनी जो दैनिक गतिविधियां हैं उनका संचालन कर पाएंगे। और अगर श्वसन की क्रिया संभव नहीं होगी तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होगा और जीवधारियों को ऊर्जा नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरीके से अगर मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि जीवधारियों को श्वसन क्यों अनिवार्य होता है या जीवधारियों के लिए श्वसन का महत्व क्या है, तो हम जो है इस तरीके से जो है हम मुख्य परीक्षा में उत्तर लिख सकते हैं। राइट, तो या तो हम यही लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी को प्रत्येक समय जीवन के लिए, राइट, शारीरिक गतिविधियों के संचालन के लिए एवं कार्यों की निष्पत्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा जो है वो भोजन से प्राप्त होती है। और रक्त में जो पचा हुआ भोजन रहता है या जो संचित भोजन रहता है वो श्वसन के समय ही उसका ऑक्सीकरण होता है और जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी वजह से श्वसन की जो है जीवधारियों को जो है श्वसन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है और कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन या जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात इन कार्यों के संचालन के लिए शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता प्रत्येक समय, चाहे खाना खाते समय, सोते समय या पढ़ते समय, मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ते समय, प्रत्येक समय कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और श्वसन की अभिक्रिया के समय ही, राइट, श्वसन के समय ही कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है और कोशिकाएं अपने कार्यों को संपादित कर पाती हैं। इस तरीके से जीवों को जीवित रहने के लिए श्वसन की अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ हम श्वसन में वायु को सांस द्वारा अंदर ग्रहण करते हैं, अर्थात श्वसन की अभिक्रिया में वायु की जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण किया जाता है और फिर उस ऑक्सीजन का जो है सभी अंगों,
शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है, राइट। और उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही अंगों की जो कोशिकाएं हैं वो भोज्य पदार्थों में क्या करती हैं, विखंडन करती हैं, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप जो है जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से सभी जीवों को जो है अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्वसन की जो अभिक्रिया है वो अति महत्वपूर्ण होती है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर जीवों में श्वसन के महत्व को जो है बहुत अच्छे से समझ लिया है, राइट। अब हमारे सिलेबस में मेंशन है जीवों में श्वसन, राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर मनुष्यों में श्वसन नहीं है, हमें जीवों में जितने भी जीवधारी हैं और उनमें श्वसन की अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, तो इसको हमको बहुत अच्छे से समझना है। तो जीवों में जो श्वसन की अभिक्रिया है, देखिए प्रत्येक जीवधारी में श्वसन अभिक्रिया के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं, अर्थात प्रत्येक जीवधारी श्वसन अभिक्रिया को संपन्न तो करता है परंतु उनमें अंग जो हैं श्वसन तंत्र के अंग अलग अलग होते हैं और इसके आधार पर कई जंतुओं में अलग अलग जो है अलग अलग प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है या अलग अलग प्रकार की श्वसन अभिक्रिया पाई जाती है। और इस लेक्चर में जितने भी जीव हैं तो जीवों में हम श्वसन में हम कीटों में श्वसन की प्रक्रिया को समझेंगे, राइट। तो कीटों में, फिर जंतुओं में, फिर केंचुए में, फिर जलीय जीवों में, पौधों में और मनुष्यों में जो है श्वसन की प्रक्रिया, राइट, या इन जंतुओं में श्वसन तंत्र को हम समझेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर कीटों में श्वसन से। तो यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि कीटों में श्वसन की प्रक्रिया को समझाइए, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि कीटों में श्वसन किस तरीके से संपन्न होता है, राइट। तो हम यहां पर जो है कीटों में श्वसन को समझते हैं। चलिए तो कीटों में श्वसन को समझते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बता दूं तो सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर ही जो है वर्गीकृत किया गया है, जिसको हमने जंतुओं के वर्गीकरण में पढ़ा था। और जो कीट हैं वो आर्थोपेडा संघ के जंतु में आते हैं, राइट। अर्थात कीटों में मनुष्य के समान जो है विकसित फेफड़े नहीं होते हैं या मनुष्य के समान स्वतंत्र तंत्र नहीं पाया जाता है। कीटों में श्वसन के लिए एक अलग प्रणाली पाई जाती है जिसको श्वास प्रणाली कहा जाता है। अब ये श्वास प्रणाली क्या होती है तो इसको हम समझते हैं। तो जीवों में श्वसन कैसे होता है या कीटों में श्वसन कैसे होता है या कीटों की जो श्वसन प्रणाली है उसको हम समझते हैं, राइट। तो कीटों की श्वसन प्रणाली को श्वास प्रणाली के नाम से जाना जाता है। दरअसल कीटों में श्वसन के लिए, राइट, उनके पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, कॉकरोच हो जाएगा। तो कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को ही क्या कहा जाता है, श्वास रंध्र कहा जाता है। और कॉकरोच के समान ही अन्य जीवों के पार्श्व भाग में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अर्थात अधिकांश जो कीट होते हैं उनमें श्वास रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, श्वास रंध्र पाए जाते हैं। साथ ही साथ कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है। किसका, वायु नलियों का जाल। और इसी वायु नलियों के जाल को ही श्वास प्रणाली या क्या कहा जाता है, वातक कहा जाता है। और इसी श्वास प्रणाली या वातक के माध्यम से ही कीटों में श्वसन की अभिक्रिया संपन्न होती है। दरअसल जो ऑक्सीजन समृद्ध वायु होती है, राइट, अर्थात वह वायु जिसमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है, तो ऑक्सीजन समृद्ध वायु जो कीट हैं उनके श्वास रंध्रों से कहां पर, श्वास नालों में प्रवेश की जाती है। तो ऑक्सीजन जो है वो कीटों के श्वास रंध्रों के माध्यम से श्वास नालों में जाकर शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है पहुंचाई जाती है और विभिन्न अंगों की कोशिकाओं के माध्यम से वहां पर श्वसन की अभिक्रिया होती है। साथ ही साथ श्वसन की अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है वह फिर इन श्वास नालों के माध्यम से श्वास रंध्रों पर आती है और इन श्वास रंध्रों से उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से कीटों में,
राइट। इस तरीके से कीटों में जो श्वसन अभिक्रिया है वो श्वास रंध्रों एवं श्वास प्रणाली या फिर वातक के माध्यम से होती है, राइट। और ये जो प्रक्रिया है ये मुख्यतः कीटों में ही पाई जाती है। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर हम संक्षिप्त में कहें तो कीटों में अधिकांश कीटों के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। साथ ही साथ कीटों में गैसों के विनिमय के लिए, राइट, वायु नलिकाओं का जाल होता है जिसे ही श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। और जो ऑक्सीजन युक्त वायु है वो इन्हीं श्वास रंध्रों में से प्रवेश करती है और जो श्वास नाल है उनमें श्वास नाल में जाकर शरीर के अंगों तक पहुंचती है, जहाँ पर श्वसन की अभिक्रिया होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो श्वास नालों में से आकर जो श्वास रंध्र है उनसे बाहर निकल जाती है। इस तरीके से कीटों में जो है श्वसन की अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर जंतुओं में श्वसन। तो अगर हम देखें तो जंतुओं में मुख्य रूप से जैसे क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, शेर हो जाएगा, या अगर हम बात करते हैं कशेरुकी प्राणी तो अधिकांश जो कशेरुकी प्राणी हैं या वर्टेब्रल्स हैं जैसे हाथी है, शेर है, गाय है, बकरी है, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षियां, इन जंतुओं में क्या होती हैं, वक्ष गुहाओं में, किसमें, वक्ष गुहा में या छाती में फेफड़े पाए जाते हैं। तो अधिकांश कशेरुकी प्राणियों में मनुष्य के समान उनकी वक्ष गुहा में फेफड़े पाए जाते हैं और इनमें मनुष्य के समान ही फेफड़ों के माध्यम से क्या होती है, श्वसन की अभिक्रिया संपन्न होती है। अर्थात हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, इन सभी कशेरुकी प्राणियों में मनुष्य के समान ही फेफड़ों के माध्यम से क्या होती है, श्वसन की अभिक्रिया जो है संपन्न होती है। क्लियर? और ये जो अभिक्रिया है इसको जब हम मनुष्यों में श्वसन पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अब तीसरा हो जाएगा यहाँ पर केंचुओं में श्वसन को पढ़ेंगे। तो केंचुओं में श्वसन से भी जो है 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंचुओं में श्वसन प्रक्रिया को समझाइए, या केंचुआ श्वसन कैसे करते हैं, या केंचुओं में श्वसन अंग क्या होते हैं समझाइए। इस तरीके से कई जो प्रश्न हैं वो मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर केंचुओं में जंतुओं के समान, जैसे अगर हमने देखें तो कीटों में भी अलग प्रकार का श्वसन होता है, श्वसन प्रक्रिया होती है, वैसे ही केंचुओं में भी मनुष्य से थोड़ी अलग क्या होती है, श्वसन प्रक्रिया होती है। दरअसल केंचुओं में फेफड़े तो पाए जाते हैं परंतु केंचुओं में जो श्वसन अभिक्रिया होती है वो त्वचा के माध्यम से संपन्न होती है, अर्थात केंचुए में त्वचीय श्वसन पाया जाता है। तो चूंकि केंचुए में श्वसन प्रक्रिया त्वचा से संपन्न होती है, अर्थात केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, इसीलिए केंचुओं की जो श्वसन प्रक्रिया है उसको त्वचीय श्वसन कहा जाता है। केंचुओं की जो त्वचा होती है वो आर्द्र होती है और साथ ही साथ क्या होती है, श्लेष्मी होती है, और इसी आर्द्र एवं श्लेष्मी त्वचा से ही गैसों का जो आवागमन है वो इसी आर्द्र एवं श्लेष्मी त्वचा से आसानी से हो जाता है, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि मेंढक में भी मनुष्य के माती फेफड़े होते हैं, परंतु जो केंचुए हैं वो त्वचा से भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, राइट। तो केंचुए जो है वो त्वचा से श्वसन करते हैं, जो कि त्वचा उनकी आर्द्र एवं श्लेष्मी होती है जिससे ही गैसों का आवागमन होता है, अर्थात केंचुए का जो श्वसन अंग है वो क्या होती है, त्वचा होती है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को याद रखना है, केंचुए में श्वसन अंग क्या होते हैं, त्वचा होती है, और केंचुए जो है वो मुख्य रूप से त्वचा, अपनी आर्द्र एवं श्लेष्मी त्वचा के माध्यम से ही गैसों का आवागमन करते हैं, अर्थात केंचुए में त्वचा के माध्यम से जो है वो श्वसन होता है। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पर जलीय जीवों में भी श्वसन को समझते हैं। तो जलीय जीवों में भी सबसे पहली चीज तो यह है कि जलीय जीव श्वसन करते हैं, तो वो किस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। दरअसल जो जल में घुली हुई, राइट, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, जलीय जीवों के द्वारा किया जाता है।
इसीलिए आपने सुना होगा कि अगर किसी क्षेत्र में, अगर किसी जल क्षेत्र में, तालाब में, नदी में अगर प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको श्वसन में काफ़ी क्या होती है, कठिनाई होती है। तो जलीय जीवों में श्वसन को समझते हैं, तो जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही जो है ग्रहण करते हैं, अर्थात जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। और जलीय जीवों में श्वसन के लिए जो है क्लोम या क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। तो इसमें से भी अगर हम देखें तो अधिकांश, यहाँ पर सामान्य रूप से सभी जलीय जीवों में जो है ये अभिक्रिया नहीं होती, तो अधिकांश जलीय जीवों में क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं और इन्हीं गिल्स के माध्यम से जलीय जीवों में श्वसन होता है। तो जलीय जीवों में गिल्स या क्लोम के माध्यम से जो है श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। और दरअसल जलीय जीवों की त्वचा के बाहर की ओर जो है वो क्या होते हैं, गिल्स निकले हुए होते हैं। तो जलीय जीवों में क्लोम या गिल्स जो है त्वचा से बाहर की ओर निकले हुए होते हैं और क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। और इन्हीं अधिक रक्त वाहिनियों की संख्या के कारण ही जो है जलीय जीव क्लोम के माध्यम से जो है गैस विनिमय कर पाते हैं। अर्थात जो क्लोम होते हैं, ये तीन चीज़ें याद रखनी है। जलीय जीवों के जो क्लोम या गिल्स होते हैं वे त्वचा से बाहर की ओर होते हैं, जिनमें रक्त वाहिनियों की या रक्त नलिकाओं की संख्या अधिक होती है और इसी से गैसीय विनिमय जो है वो संभव हो पाता है। और जलीय जीव जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका प्रयोग जो है गिल्स या त्वचा के माध्यम से श्वसन अभिक्रिया में करते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, मछलियों में क्लोम या गिल्स पाई जाती हैं, जिनकी मदद से मछलियां जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन अभिक्रिया में करती हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पर समझेंगे पादपों में श्वसन प्रक्रिया हो जाएगी और ये भी जो है 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पादपों में श्वसन अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, या पादपों की श्वसन अभिक्रिया को समझाइए या पादपों में श्वसन को समझाइए। तो हम यहाँ पर पादपों में श्वसन को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, पादपों में जीवों की भांति ही जो है श्वसन अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्थात पादप भी, राइट, अर्थात पादप या पौधे भी जीवित रहने के लिए जीवों की भांति जो है श्वसन करते हैं और पादप भी अपने ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। तो पादप भी जीवों के समान जो है श्वसन करते हैं और पादप भी जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं, राइट। पादपों की कोशिकाओं में भी अन्य जीवों की भांति ही क्या होता है, ग्लूकोज जो है घुला हुआ होता है और ग्लूकोज के जो है ऑक्सीजन की अभिक्रिया में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित करने के लिए किया जाता है। अर्थात पादपों में भी श्वसन अभिक्रिया के माध्यम से भोज्य पदार्थों का क्या होता है, विखंडन होता है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अर्थात ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल का क्या होता है, विखंडन होता है। साथ ही साथ प्रत्येक जो पादप है, पादप का प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, राइट। और ऑक्सीजन ग्रहण करने के पश्चात श्वसन अभिक्रिया संपन्न होती है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निर्मुक्त होती है। क्लियर। साथ ही साथ जो पादप की पत्तियां हैं वो ऑक्सीजन का आदान और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदान कहाँ से करती हैं, तो ये जो हैं पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय जो है सूक्ष्म रंध्रों से किए जाते हैं। क्लियर। तो पादपों में भी मानव के समान ही श्वसन की अभिक्रिया संपन्न होती है। पादप भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, राइट, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल क्या होता है,
उत्पन्न होता है। साथ ही साथ ये जो पादप होते हैं वो श्वसन की अभिक्रिया में वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और ये गैसीय विनिमय जो है वो रंध्र के माध्यम से संपन्न होता है। राइट, तो ये हमने यहाँ पर पादपों में जो है श्वसन को समझ लिया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पादप की जो पत्तियां हैं, अब पत्तियों में तो हमें पता है कि क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन जैसे हमने कहा कि जो जड़ें होती हैं या मूल होते हैं, इनमें श्वसन की अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो दरअसल पादप की जो सभी कोशिकाएं हैं उनके समान ही मूल की जो कोशिकाएं हैं या जड़ों की जो कोशिकाएं हैं वो भी भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए जो है ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। और ये कहाँ से ग्रहण करते हैं, मृदा के कणों में से। दरअसल मृदा के जो कण होते हैं उनके बीच में ऑक्सीजन क्या होती है, फंसी हुई होती है, और जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मृदा में फंसी हुई या मृदा के कणों के जो मृदा के कणों के बीच के जो खाली स्थान है उनकी वायु का इस्तेमाल जो है जड़ें या पौधों की जो मूल है वो श्वसन अभिक्रिया में उस ऑक्सीजन का क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं। तो अब जाकर जो है हमने पूरी तरीके से पादपों में श्वसन को समझ लिया है। क्लियर। अब जो है हम यहाँ पर मनुष्य में श्वसन को पढ़ेंगे। तो ये 5 जो टॉपिक हैं हमने जो अभी पढ़े हैं, ये 5 टॉपिक बहुत छोटे हैं परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे 5 नंबर का प्रश्न या फिर 3 नंबर के प्रश्न तो पूछे ही जा सकते हैं। राइट, चलिए अब हम यहाँ पर मनुष्यों में श्वसन को समझेंगे। राइट, तो सीधी सी बात है, मनुष्य के शरीर में भी या मनुष्य को भी अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है श्वसन की अभिक्रिया संपन्न की जाती है। और मनुष्य श्वसन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ता है। तो मनुष्यों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। इसी प्रक्रिया को मनुष्यों में क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। राइट, चूंकि मनुष्यों में श्वसन की अभिक्रिया फेफड़ों के माध्यम से या फुफ्फुस के माध्यम से होती, किसके माध्यम से, फुफ्फुस के माध्यम से होती है, इसीलिए मनुष्यों में श्वसन को क्या कहा जाता है, फुफ्फुसीय श्वसन भी कहा जाता है या पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। और मनुष्यों में श्वसन के लिए एक विकसित क्या होता है, तंत्र होता है जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। अर्थात वह तंत्र मनुष्य या मानव शरीर में पाए जाने वाला अंगों का वह समूह जो गैसों के आदान प्रदान के लिए अर्थात ऑक्सीजन के ग्रहण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, उन अंगों के समूह को ही क्या कहा जाता है, श्वसन तंत्र कहा जाता है। तो मानव का जो श्वसन तंत्र होता है, मानव के श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आ जाते हैं जिनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। और इसमें नासिका सम्मिलित है। राइट, नासिका हो जाएगा, नॉस्ट्रल्स हो जाएगा, नासा मार्ग हो जाएगा, राइट, ग्रसनी हो जाएगा, लैरिंग्स हो जाएगा, राइट, या ट्रेकिया हो जाएगा जिसको श्वास नली कहते हैं। फिर ब्रोंकस क्या हो जाएंगी, श्वसनिया हो जाएंगी, फिर ब्रोंकीज हो जाएंगी, और फिर क्या हो जाएंगी, ब्रेंकियोल्स, और फिर क्या हो जाएंगी, एल्वोली हो जाएगी, और क्या हो जाएंगे, फेफड़े हो जाएंगे। अब मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है, चूंकि ये अगर हम देखें तो जो फेफड़ा है, क्लियर, फेफड़ा फिर मनुष्य का वह महत्वपूर्ण अंग है जो कि अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, मनुष्य के जो 5 अंग हैं, 5 महत्वपूर्ण अंग, जैसे उदाहरण के लिए एक मस्तिष्क हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा, राइट, इनसे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। राइट, तो मस्तिष्क है, हृदय है, फेफड़े हैं, किडनी है, इनको आप बहुत ही अच्छे से तैयार करके रखें। तो जो श्वसन तंत्र है उनके अंगों को समझने के लिए हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से जो है सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। राइट, तो जैसे कि अगर हमने देखा है पिछली बार भी जो था हमने समझा था पाचन तंत्र के बारे में, तो ये पाचन तंत्र या जो अगर हम देखें तंत्रिका तंत्र है उसके समान ही यहाँ पर जो है डायग्राम हमको बनाना है।
देखिए यहां पर अगर हम देखें तो पाचन तंत्र में हमने जो था क्या देखी थी, ग्रास नली देखी थी। श्वसन तंत्र में हमको जो है श्वास नली बना ली है, और ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, श्वास नली हो जाएगी। ये अब देखिए सबसे पहला तो यहां पर ये हो जाएगी नाक, और इसको ही क्या कहा जाता है, नासिका कहा जाता है। तो ये यहां पर हो जाएगी नासिका, राइट। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र का पहला अंग हो जाएगा नासिका हो जाएगा, राइट। और नासिका से ही जो ऑक्सीजन है वो ग्रहण की जाती है। फिर ये जो अंग हो जाएगा यहां पर, ये क्या हो जाएगा, यहां पर नासा गुहा हो जाएगा। ये दूसरा अंग हो जाएगा नासा गुहा, या नेसल पैसेज कहते हैं। यहां पर आपको पता है यहां पर क्या होता है, ग्रसनी होता है। तो जो नासा गुहा का अंतिम भाग होता है उससे ही ग्रसनी जुड़ा रहता है। यहां पर एक अंग होता है, राइट, जिसको ही क्या बोला जाता है, ये यहां पर एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है जिसको लैरिंक्स बोला जाता है, राइट। तो ये हो जाएगा लैरिंक्स। उसके बाद में ये जो है पूरा का पूरा ग्रसनी के बाद का जो एक जो है लंबी नलिका होती है, इसी लंबी नलिका को ही क्या कहा जाता है, श्वास नली कहा जाता है, या इसी को क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा नासिका हो जाएगा, नासा गुहा हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा, लैरिंक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा श्वास नली। और अब ये श्वास नली वक्ष गुहा में दो भागों में बढ़ जाती है, राइट। और ये दो भागों में दरअसल अगर हम देखें तो ये बाएं फेफड़े और दाएं फेफड़े में बढ़ जाती है। तो अब हम यहाँ पर जो है फेफड़ों का डायग्राम बनाते, तो फेफड़े जो हैं ये शंक्वाकार आकृति के होते हैं, राइट। और साथ ही साथ हाँ, ये शंक्वाकार आकृति के इस तरीके के क्या हो जाएंगे, फेफड़े हो जाएंगे। तो जो श्वास नली है या ट्रैकिया है ये आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, राइट, जिसे ही हम क्या कहते हैं यहां पर। अब यहां पर जो है श्वास नली, अब ये जो आगे दो भागों में बढ़ती है इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोंकस हो जाएगा। तो ये श्वास नली आगे जाकर या वक्ष गुहा में दो भागों में विभाजित हो जाती है जिसको ब्रोंकस कहा जाता है, VRO, हाँ ब्रोंकस। तो श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है, और जो बाई श्वास नली का जो बायां भाग होता है अर्थात बाई ब्रोंकस बाएं फेफड़े में होती है और दाई ब्रोंकस दाएं फेफड़े में होती है। फिर जो ब्रोंकस होती है वो फिर छोटी छोटी नलिकाओं में डिवाइड हो जाते हैं। ये दायां फेफड़ा हो जाएगा, तो दाएं फेफड़े में ये जो ब्रोंकस होती है ये तीन नलिकाओं में, राइट, ये तीन नलिका हो जाएंगी, इनमें डिवाइड होती है, और ये यहाँ पर कितनी, दो नलिकाओं में डिवाइड होती है। कुल मिलाकर जो ब्रोंकस होता है ये ब्रोंकस आगे जाकर किस में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकी में डिवाइड हो जाता है, राइट। और इनके जो हिंदी के नाम है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए आप अंग्रेजी का याद रखें, ये हो जाएगा ब्रोंकी। तो ट्रैकिया डिवाइड होती है, ट्रैकिया दो भागों में बढ़ जाती है ब्रोंकस में। ब्रोंकस जो है अगर हम बात करते हैं दाएं फेफड़े की, दाएं फेफड़े में ब्रोंकस तीन भागों में जो है तीन ब्रोंकी में बढ़ जाती है, और बाएं फेफड़े में ब्रोंकस कितनी, दो ब्रोंकी में बढ़ जाती है। फिर ये जो ब्रोंकियां होती हैं ये फिर कई क्या हो जाएंगी, छोटी छोटी नलिकाएं हो जाएंगी, इन छोटी छोटी नलिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं, और इसी तरीके से पूरे शरीर में ये जो है कई ब्रोंकस होती हैं, सॉरी फेफड़ों में कई ब्रोंकस होती हैं, और इन ब्रोंकस के ऊपर ही जो है अंगूर जैसी रचना पाई जाती है, राइट। और उन अंगूर जैसी रचना को ही क्या कहा जाता है, एल्वेओली कहा जाता है, या वायु कोश कहा जाता है, जो कि फेफड़ों की क्या होती है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, राइट। तो ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, सबसे पहली चीज तो मैं इनका नाम बताना भूल गया, ये 9वां नंबर का हो जाएगा। जो ब्रोंकी होती हैं वो ब्रोंकी किस में बटी हुई होती हैं, ब्रोंकियोल्स में बटी हुई होती है। तो 8वां में हो जाएगा ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स में ही जो पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, राइट,
अंगूर जैसी रचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है, वायु कोश, या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, एल्यूवोली बोलते हैं, एल्यूवोली बोलते हैं, राइट। एक मिनट, राइट, हाँ, एल्यूवेली हो जाएगा, ये 9वें नंबर का हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेफड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे हमारे फेफड़े की क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। तो आप ध्यान से समय, मनुष्य के श्वसन तंत्र में सबसे पहला हो जाएगा नासिका हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, नासा गुहा, या जिसको क्या कहते हैं हम, नासा मार्ग भी कहते हैं। तो इसका भी जो नाम है वो नासा मार्ग हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर नासा मार्ग हो जाएगा। फिर ये ग्रसनी हो जाएगा, ग्रसनी के बाद में लैरिंक्स जुड़ा हुआ होता है, फिर लैरिंक्स के बाद में ट्रैकिया, ट्रैकिया 2 भागों में बट जाती है जिसको ब्रोंकस बोलते हैं। फिर बाएं फेफड़े में ब्रोंकस 2 ब्रोंकी में, और दाएं फेफड़े में ब्रोंकस 3 ब्रोंकी में डिवाइड हो जाता है। फिर जो ब्रोंकी है वो ब्रोंकीओल्स में, और ब्रोंकीओल्स पर ही जो अंगूर जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम वायुकोश कहते हैं। इस तरीके से जो है फेफड़ों की संरचना होती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। तो ये हो जाएगा नीचे डायफ्राम पाया हो जाएगा, राइट। अब हम जो है डायग्राम हमने देख लिया, साथ ही साथ अब हम यहाँ पर पूरी जो है श्वसन की प्रक्रिया भी समझते हैं, राइट। देखिए श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, मनुष्य जो भी, राइट, मनुष्य जब श्वसन करता है तो मनुष्य जो है यहाँ से किसको, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो मनुष्य मानव यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा O2। मनुष्य जो है नासिका के माध्यम से या नासिका से जो है ऑक्सीजन प्रवेश करती है, और ऑक्सीजन में जो वायु हम प्रवेश करते हैं उसमें अशुद्धियां ना हो, इसी वजह से नासा मार्ग में या नेसल पैसेज में यहाँ पर क्या होती है, म्यूकस का स्तर होता है जो सूक्ष्म कणों को, धूल को चिपका लेता है। अर्थात जो शुद्ध वायु है वह नेसल पैसेज से पहुँचती है कहाँ पर, ग्रसनी पर। फिर ग्रसनी का जो भाग होता है उसी से जुड़ा हुआ तो है लैरिंक्स। लैरिंक्स की विशेषता यह है कि इस पर एक एपिग्लोटिस की पतली जो है पत्ती या चिपकी जो संरचना होती है, जब भोजन को निगलते हैं तो ये एपिग्लोटिस जो है वो किसको, श्वास नली को बंद कर देता है ताकि भोजन हमारी श्वास नली में प्रवेश ना करे। क्लियर। ऑक्सीजन फिर कहाँ पे आती है, ग्रसनी, ग्रसनी से लैरिंक्स, फिर श्वास नली में प्रवेश करती है। और हमें पता है कि जो श्वास नली है वो 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये वक्ष गुहा में 2 भागों में बट जाती है। तो ट्रैकिया बट जाती है 2 ब्रोंकस में, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस जो है दाएं फेफड़े में होती है और लेफ्ट ब्रोंकस जो है जो बाएं फेफड़े में होती है। तो वायु फिर इन 2 फेफड़ों में आती है। अब जो ब्रोंकस होता है वो फिर बाएं फेफड़े में ब्रोंकस 2 ब्रोंकी में डिवाइड होता है, और दाएं फेफड़े में ब्रोंकस जो है किसमें, 3 ब्रोंकी में डिवाइड होता है। और ये ब्रोंकी किससे, जो ब्रोंकी होते हैं ये फिर कई जो है ब्रोंकीओल्स में डिवाइड होते हैं, और जिनके किनारों पर ही क्या पाए जाते हैं, वायु कोश या एल्यूवोली पाए जाते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो ये हो जाएगी यहाँ पर संरचनात्मक इकाई हो जाएगी, राइट, वायु कोश। और जब ऑक्सीजन इन वायु कोश पर आती है तो इन वायु कोश के समीप ही जो है रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, और यहीं पर गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अर्थात वायु कोश के माध्यम से ही जो रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो रक्त में मिला दी जाती है, और जो एक तरीके से जो रक्त में मिली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अवशोषित करके बाहर फेंक दिया जाता है, राइट। अगर कंफ्यूज ना होते हमने जो है परिसंचरण तंत्र में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था। दरअसल होता क्या है समझिए, देखिए जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर वायु कोश में पहुँचती है तो ऑक्सीजन मतलब क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, रक्त का हीमोग्लोबिन होता है, उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, मिल जाता है। और ये ऑक्सीजन युक्त जो वायु होती है या जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है ये फिर किसमें, फुफ्फुस शिरा में जाता है, किसमें,
फुफ्फुस शिरा में, या पल्मोनरी किस में जाता है, शिरा में जाता है। पल्मोनरी शिरा से ये किस में जाता है, वाए किस में, आलंद में या निलय में, आलंद में, राइट। तो वाए आलंद में जाता है, वाए आलंद से कहां पर जाएगा, बाएं निलय में जाएगा। और अब आपको पूरा का पूरा वो डायग्राम याद आया होगा कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं आलंद बाएं निलय में प्रवेश करता है, बाएं निलय से महाधमनी के माध्यम से शरीर के अंगों तक पहुंचता है। और शरीर के अंगों में क्या होता है, श्वसन होता है। और जब श्वसन की अभिक्रिया होती है तो कोशिकाएं जो हैं ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं, और श्वसन की अभिक्रिया में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है, अर्थात जो है श्वसन अभिक्रिया में जो है CO2 जो है रक्त में मिल जाती है। और ये CO2 युक्त जो रक्त होता है वो शिराओं के माध्यम से फिर हृदय की ओर पड़ता है, और जो महाशिरा होती है, अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा, उसके माध्यम से जो है रक्त कहाँ पर प्रवेश करता है, तो रक्त प्रवेश करता है किसमें, दाएं आलिंद में, राइट। दाएं आलिंद में प्रवेश करता है, दाएं आलिंद से दायां क्या हो जाएगा, निलय हो जाएगा, और दाएं निलय से फिर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी या फुफ्फुस क्या हो जाएगी, धमनी हो जाएगी। और फुफ्फुस धमनी से कहां पर प्रवेश करेगा, हृदय में प्रवेश करेगा। हृदय में जो है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ये कहां पर, फेफड़ों पे प्रवेश करता है, राइट। तो ये कहां पर प्रवेश करेगा, फेफड़ों में प्रवेश करेगा। और फेफड़ों में फिर क्या होगा, जो है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से रक्त जो है फेफड़ों में प्रवेश करता है, और फेफड़ों में फिर क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। तो अब समझ में आया, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि फेफड़ों से, अब देखिए हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचती है, और रक्त के परिसंचरण के माध्यम से जो हीमोग्लोबिन जो कि किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, वो भी फेफड़ों में पहुंचता है। तो एक तो जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, और दूसरी ओर रक्त के परिसंचरण से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त भी कहां पर पहुंचता है, फेफड़ों पर पहुंचता है। और यहीं पर होता है गैसों का आदान प्रदान, अर्थात वायु कोश के माध्यम से जो सांस में ली गई वायु होती है, ली गई वायु की जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त में मिला दी जाती है, और रक्त में मिली हुई जो है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद बायां निलय और अंगों तक पहुंचती है। और अंगों के श्वसन अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है वो फिर फेफड़ों में पहुंचता है, और यहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अवशोषण होता है, और उसको अवशोषित करते पुनः इसी माध्यम से उसको श्वास में क्या कर दिया जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से जो है मनुष्य में श्वसन की जो है पूरी की पूरी अभिक्रिया संपन्न होती है, राइट। तो अब जो है हम यहाँ पर श्वसन अंगों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर नासिका के बारे में पढ़ते हैं, या नोस्ट्रिल्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो नोस्ट्रिल्स या नासिका श्वसन तंत्र का प्रथम अंग होता है, और यह मुख द्वार के ठीक ऊपर होता है, अर्थात हमारे मुख के ठीक ऊपर जो है ये क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगी या नाक हो जाएगी। तो नाक मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसमें दो गोलाकार क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जो आगे नासा मार्ग में, राइट, या नेसल पैसेज में जाकर खुलते हैं। और साथ ही साथ जो वायु है वो इन्हीं नासिका या इन्हीं दोनों छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती है। क्लियर। तो ये 3 नंबर में पूछ सकते हैं। नासिका मुख द्वार के ऊपर होता है, जिसमें 2 छिद्र होते हैं जो कि नासा मार्ग में जाकर खुलते हैं, और इसमें से होकर वायु प्रवेश करती है। दूसरा क्या हो जाएगा, नासा मार्ग हो जाएगा या नेसल पैसेज हो जाएगा। जो नासा मार्ग है यह श्वसन तंत्र का वह अंग होता है जो कि संवेदी अंग के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही साथ यह सूंघने के लिए जो है जिम्मेदार होता है। तो नासा मार्ग का जो मुख्य कार्य होता है, नेसल पैसेज का मुख्य कार्य होता है सूंघना, अर्थात ये सूंघने से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ जो श्वसन नाल के द्वार के रूप में भी, जो श्वसन नाल होता है या ट्रेकिया होता है, उसके द्वार के रूप में भी यह कार्य करता है।
नेसल पैसेज की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि जो नासा मार्ग है वो म्यूकस कला से क्या होता है, स्तरित होता है। अर्थात नेसल पैसेज में म्यूकस कला की कई क्या होती हैं, परतें होती हैं, कई स्तर होते हैं, राइट। तो नेसल पैसेज में या इसके जो भीतर की गुहा है उसमें म्यूकस कला से ये स्तरित होती है, अर्थात म्यूकस कला की कई क्या होती हैं, स्तर पाए जाते हैं, जिनसे 1.5 जो लीटर है वो म्यूकस क्या होता है, प्रतिदिन स्त्रावित होता है। और ये म्यूकस जो है वो श्वसन की अभिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दरअसल ये जो म्यूकस होता है ये म्यूकस चिपचिपा होता है और ये म्यूकस धूल के कणों को, राइट, जीवाणुओं को, अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर जाने से क्या होता है, रोकता है। सोचिए अगर धूल के कण अगर हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे या फिर आप अगर देखें तो कहीं पर भी आग लग जाती है तो वहाँ पर अगर आप जल्दी जल्दी से सांस लेंगे तो कुछ घंटे बाद में आपकी नाक से कफ निकलेगा जो कि ब्लैक कलर का होता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जितने भी जो ब्लैक पार्टिकल्स हैं या धूल के कण हैं वो जाकर किस में चिपक जाते हैं, म्यूकस में जाकर चिपक जाते हैं, राइट। तो म्यूकस जो है धूल के कणों को, सूक्ष्म जीवों को या अन्य सूक्ष्म जीवों को अंदर जाने से क्या करता है, प्रवेश और अंदर जाने से रोकता है या उनके प्रवेश को रोकता है। इसका पहला काम तो यही हुआ कि ये अवांछित पदार्थों को, राइट, चाहे वो धूल के कण हो, जीवाणु हो या अन्य सूक्ष्म जीव हो, उनके प्रवेश को रोकता है। साथ ही साथ ये वायु को नम बनाता है एवं उस तापमान के बराबर कर देता है जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो ये नेसल पैसेज का जो म्यूकस होता है वो वायु को नम एवं शरीर के ताप के बराबर बना देता है ताकि जो श्वसन अभिक्रिया है वो आसानी से संपन्न हो जाए। क्लियर? अब हम तीसरा अंग पढ़ते हैं जो कि क्या हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा, राइट। तो जो ग्रसनी है ये नासा मार्ग के ठीक पीछे स्थित होता है। अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो ये देखिए, ये जो नासा मार्ग है वो यहाँ तक होता है। तो नासा मार्ग के ठीक पीछे क्या होता है, ग्रसनी होता है। तो नासा मार्ग के जो ठीक पीछे ग्रसनी होता है और साथ ही साथ यह यहीं से जो है श्वास नली या ट्रेकिया प्रारंभ होती है। तो जो ग्रसनी है या फायरेंक्स है ये नेसल पैसेज एवं ट्रेकिया के बीच में ही क्या होता है, अवस्थित होता है, राइट। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर लैरिंक्स हो जाएगा या स्वर यंत्र हो जाएगा। देखिए लैरिंक्स या स्वर यंत्र वह होता है जिसका महत्वपूर्ण कार्य होता है ध्वनि का उत्पादन करना, लेकिन ये श्वसन की अभिक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? सबसे पहले हम समझते हैं कि ये उपस्थित कहाँ होता है। तो जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स श्वसन मार्ग का वह भाग होता है जो ग्रसनी को किससे, श्वास नली से जोड़ता है, राइट। तो श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है उसको ही लैरिंक्स या स्वर यंत्र कहते हैं और जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, ध्वनि यंत्र होता है। लेकिन इसका स्वर जो इसका श्वसन अभिक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है वो कैसे? तो लैरिंक्स का प्रवेश द्वार होता है, राइट। लैरिंक्स के प्रवेश द्वार पर एक पतली समान कपाट का जो है एक पत्ती समान कपाट होता है या वाल्व होता है। तो लैरिंक्स के द्वार पर ही एक पतला पत्ती के समान कपाट होता है या वाल्व होता है जिसे क्या कहते हैं, इपीग्लॉटिस कहते हैं। और यही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो इपीग्लॉटिस होता है ये श्वसन की अभिक्रिया को जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। अर्थात जब हम श्वास लेते हैं तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय पर जो इपीग्लॉटिस होता है ये श्वास नली का मार्ग क्या कर देता है, बंद कर देता है ताकि जो भोजन है वो हमारी श्वास नली में प्रवेश ना करे। और कभी भी अगर आपने देखा होगा जल्दबाजी में आप खाना खाते हैं और बातचीत करते करते खाते तो कभी क्या होता है, कुछ जो भोजन है वो इपीग्लॉटिस अगर बंद नहीं कर पाता है तो वो आपकी जो है नेसल पैसेज में आता है और आपको बहुत जोर से फिर क्या होती है, छींक होती है, राइट। तो कुल मिलाकर ऐसी कोई जो है अनहोनी ना हो इसके लिए ही जो है इपीग्लॉटिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब हम भोजन को निगलते हैं उस समय पे इपीग्लॉटिस जो है वो श्वास नली को बंद कर देता है। यही कारण है कि भोजन खाते वक्त
जो श्वास नली बंद हो जाती है और हम आसानी से भोजन को निकल लेते हैं और जो भोजन है वो श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। राइट, अब अगला अंग हो जाएगा यहाँ पर श्वास नली हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, लैरिंक्स का या वाद्य यंत्र का जो पीछे का भाग होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? श्वास नली से जुड़ा हुआ होता है। तो नेसल पैसेज जुड़ा हुआ होता है किससे? ग्रसनी से। ग्रसनी एवं श्वास नली के बीच में होता है लैरिंक्स, और लैरिंक्स के पीछे का भाग होता है क्या? श्वास नली। राइट, तो लैरिंक्स के पीछे का भाग श्वास नली होता है, और ये जो श्वास नली है ये वक्ष गुहा में क्या करती है? प्रवेश करती है। श्वास नली 12 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी नलिका होती है। तो श्वास नली 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। राइट, और नलिका की अगर हम संरचना की बात करें तो नलिका या ट्रैकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए, किसके लिए? मजबूती प्रदान करने के लिए इसकी दीवार को चिपकने से बचाने के लिए एक अपूर्ण वलय या इनकम्प्लीट क्या होते हैं? रिंग्स इसकी पूरी लंबाई में पाए जाते हैं। तो श्वास नली को मजबूती प्रदान करने के लिए, राइट, तथा इसकी दीवार को चिपकने से बचाने के लिए अपूर्ण वलय जो हैं, अर्धवृत्त या अपूर्ण वलय इनकम्प्लीट जो रिंग्स हैं वो इसकी संपूर्ण लंबाई में पाई जाती हैं। और जो श्वास नली है ये वक्ष गुहा से होती हुई हमारे फेफड़ों में जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाती। तो श्वास नली नीचे की ओर वक्ष गुहा में या थैरोसिक कैविटी में जाकर प्रवेश जैसी करती है वक्ष गुहा में, तो ये 2 भागों में बंट जाती है, और उन 2 भागों को ही क्या कहते हैं? ब्रोंकी कहते हैं या श्वसनीय कहते हैं। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर श्वसनीयों या ब्रोंकस के बारे में पढ़ते हैं। राइट, तो जैसे ही श्वास नली जो है, श्वास नली वक्ष गुहा में प्रवेश करती है तो ट्रैकिया वक्ष गुहा में 2 भागों में बंट जाती है, जिसे ही क्या कहा जाता है? ब्रोंकस कहा जाता है। तो लेफ्ट ब्रोंकस बाएं फेफड़े में होता है और राइट ब्रोंकस जो है वो दाएं फेफड़े में होता है, और फिर ये दोनों ही जो ब्रोंकस होते हैं ये दोनों फेफड़ों में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। और जैसे ही ये ब्रोंकस फेफड़ों में प्रवेश करते हैं ये पुनः जो है छोटी नलिकाओं में या छोटी श्वास नलियों में विभाजित हो जाती हैं। तो जो दाईं ओर का ब्रोंकस होता है, ध्यान रखें, दाईं ओर का ब्रोंकस जब दाएं फेफड़े में प्रवेश करता है तो यह 3 भागों में बंट जाता है, जिन्हें ही हम क्या कहते हैं? ब्रोंकी कहते हैं। वहीं बाईं ओर का ब्रोंकस बाएं फेफड़े में प्रवेश करता है तो ये 2 भागों में बंट जाता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रोंकी कहते हैं। राइट, फिर ये जो ब्रोंकी होती हैं आगे जाकर और पतली शाखाओं में विभाजित होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ब्रोंकीयोल्स कहा जाता है। क्लियर? तो ट्रैकिया डिवाइड होती है किसमें? ये ध्यान रखें, ट्रैकिया डिवाइड होती है ब्रोंकस में, ब्रोंकस डिवाइड होते हैं ब्रोंकी में, और फिर ब्रोंकी किसमें डिवाइड हो जाते हैं? ब्रोंकीओल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं जो कि क्या हो जाएगा? वायुकोश हो जाएगा, और यहां से तो प्रश्न पूछा ही जा सकता है। एक तो नेफ्रॉन से पूछा जाएगा, राइट, क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। राइट, वहीं अगर हम देखें तो जो एल्यूवोली है वो किसकी? फेफड़ों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो इसको बहुत अच्छे से समझे। तो क्लियर, अगर हम देखें तो श्वास नली 2 ब्रोंकस में बंटती हैं, फिर ब्रोंकस बंटती हैं किसमें? ब्रोंकी में, और ब्रोंकी फिर छोटी छोटी पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? ब्रोंकीओल्स कहा जाता है। ब्रोंकीओल्स के अंतिम सिरों पर छोटी छोटी अंगूर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ही वायुकोश या एल्यूओलाई कहा जाता है या एल्यूवोली कहा जाता है। राइट, और मनुष्य के प्रत्येक फेफड़े में लगभग कितनी? 300 करोड़ जो है एल्यूवोली होते हैं। राइट, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनकी संख्या बहुत ही अधिक होती है, और ये एल्यूवोली ही क्या होती हैं? कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती हैं। और मैंने अगर आपको जो है पिछला डायग्राम बताया हो तो इस डायग्राम में हमने समझा था कि एक तो हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जो परिसंचरण से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है, राइट, तो हमारे रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड और हमने जो सांस ली है उसमें
ऑक्सीजन, इनका आदान प्रदान अल्यूवोली के माध्यम से ही होता है। अर्थात किसके माध्यम से होता है? वायु कोश के माध्यम से ही होता है। तो जो गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वायु कोश में बाहर से ली गई वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा वायु कोश के ऊपर उपस्थित जो CO2 होती है, इनका श्वसन झिल्ली द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, या गैस विनिमय जो है वो वायु कोश के द्वारा ही होता है या वायु कोश के माध्यम से ही होता है। क्लियर? ये होता है झिल्ली द्वारा, लेकिन किसके माध्यम से होता है? ये वायु कोश या एल्यूवोली के माध्यम से ही होता है। तो जो एल्यूवोली है या वायु कोश है, ये फेफड़ों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती हैं। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर फेफड़ा, या क्या हो जाएगा? लंग्स हो जाएगा। क्लियर? तो फेफड़ा या लंग्स के बारे में समझते हैं। और हम देखें तो ये भी शरीर का एक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, इसीलिए इसको हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर? तो देखिए, मानव शरीर में बक्ष गुहा में या थोरैसिक जो कैविटी होती है, तो मानव शरीर में बक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। अर्थात कितने? 2। तो मानव शरीर में बक्ष गुहा में एक जोड़ी अर्थात 2 फेफड़े होते हैं, जिनका रंग लाल होता है तथा इनकी संरचना स्पंज के समान होती है। राइट? क्योंकि ये लगभग 300 करोड़ वायु कोश से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये स्पंज के समान होते हैं और ये आकार में कैसे होते हैं? शंक्वाकार होते हैं। तो फेफड़े बक्ष गुहा में अवस्थित होते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी अर्थात 2 फेफड़े होते हैं, राइट, जो कि स्पंज के समान होते हैं। इनका रंग लाल होता है और ये शंक्वाकार होते हैं। साथ ही साथ फेफड़ों की जो कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, वो क्या होती है? एल्यूवोली, या फिर क्या होती है? वायु कोश। वायु कोश ही जो है फेफड़ों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। साथ ही साथ जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। और इसको भी याद रखना सरल है, हमने अभी देखा था कि दाएं फेफड़े में ही जो ब्रोंकस होती है वो 3 ब्रोंकी में डिवाइड होती है। तो इससे आप ये भी याद रख सकते हैं कि दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े के द्वारा जो है बड़ा होता है। साथ ही साथ प्रत्येक जो फेफड़ा है वो एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है फेफड़ों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। साथ ही साथ ये जो फेफड़े हैं, राइट, फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है? जाल बिछा हुआ रहता है। और इन्हीं रुधिर कोशिकाओं पर जो है, रुधिर कोशिकाओं के जो जाल हैं, यहीं पर गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। और फेफड़ों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है रक्त में किसको? रक्त में ऑक्सीजन को घोलना और रक्त की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करके शरीर से बाहर निकालना। तो एक तरीके से जो फेफड़ा है ये उत्सर्जन तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। और हमने देखा था कि परिसंचरण के माध्यम से जब कोशिकाओं में श्वसन हो जाता है तो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पादित होती है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के द्वारा जो है वो बाहर निकाला जाता है। तो फेफड़ा जो है उत्सर्जन अंग की तरह कार्य भी करता है और ये श्वसन तंत्र का जो है महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, राइट। और जो श्वसन अभिक्रिया है वो फेफड़े के माध्यम से ही क्या होती है? संपन्न होती है। और ये रहे हमने यहाँ पर फेफड़ों के बारे में पढ़ लिया, राइट। तो 10वां नंबर का फेफड़ा। और अब जो है हम किसके बारे में पढ़ते हैं? डायफ्राम के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो अगला हो जाएगा डायफ्राम हो जाएगा। क्लियर? तो अगला डायफ्राम हो जाएगा। तो देखिए डायफ्राम की अगर हम चर्चा करें तो हमारी बक्ष गुहा में या थोरैसिक जो कैविटी होती है इसका निचला भाग एक पट्टी नुमा संरचना से बंद रहता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? डायफ्राम कहा जाता है। तो बक्ष गुहा का जो निचला भाग है वो एक पट्टी नुमा संरचना से बंद हो जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? डायफ्राम कहा जाता है। और डायफ्राम जो है हमारे उदर, राइट, एवं बक्ष के बीच विभाजन का कार्य करता है।
तो वक्ष गुहा का जो निचला भाग है, राइट, वो एक पट्टीनुमा संरचना से बंद रहता है, जिसे ही क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। और डायफ्राम की श्वसन की अभिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, राइट। यह वक्ष एवं उदर के बीच में क्या करता है, विभाजन का कार्य करता है। और जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो उसमें डायफ्राम की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमने मनुष्य में श्वसन तंत्र को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। अब हम अगले लेक्चर में श्वसन की प्रक्रिया को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।